Hello everyone, this is Vrinda Academy Official and I am Kanhaiya Jha. In this session, I will explain the nature, scope, extent of the geography optional. Including with that, I will guide you how to prepare geography as optional. चलते हम लोग एक एक करके सारी चीजों को समझते हैं geography as a optional में. देखो optional play vital role in your selection. अगर आपने optional को अच्छे से तैयार किया है तो लगभग 1/3 काम तो ऑप्शनल ही कर देता है, आधे से ज्यादा का काम ऑप्शनल ही हो जाता है हमारे ओवरऑल प्रिपरेशन में. हाउ, कैसे ये होता है? तो देखो, अगर आप किसी ऑप्शनल को चुनते हो, ऑप्शनल पेपर को लेते हो, तो वहां पर आप देखो कि ऑप्शनल पेपर का एरिया जीएस के साथ कितना मिलता है. अगर हम कहें कि जीएस जिसमें 4 पेपर मेंस में होते हैं और 2 पेपर प्रीलिम्स में होंगे, तो प्रीलिम्स में सीसैट का और जीएस का पेपर होता है, सीसैट एंड जनरल स्टडी के पेपर होते हैं, जबकि मेंस में हम देखते हैं कि हमारे जीएस के 4 पेपर बनते हैं, जीएस फर्स्ट, सेकंड, थर्ड एंड फोर्थ, इंक्लूडिंग विथ एसे. तो अगर आप ज्योग्राफी को देखो तो ज्योग्राफी इज काइंड ऑफ द सब्जेक्ट involves understanding of all the papers coming in UPSC examination. सारे पेपर्स को ये टच करता है. कैसे, मैं वन बाय वन एक्सप्लेन करता हूं. और खास बात ये है कि ज्योग्राफी इज नॉट ओनली ऑप्शनल इन यूपीएससी बट स्टेट पीसीएस लाइक ओडिशा, महाराष्ट्र स्टिल हैज ज्योग्राफी ऑप्शनल. अभी भी इनमें ज्योग्राफी ऑप्शनल दिखता है. तो अगर हम ज्योग्राफी के साथ आगे बढ़ते हैं ऑप्शनल, तो क्या क्या फायदा मिल सकता है. पहला, अगर आप जीएस पेपर को देखो तो दैट इज क्वाइट डिसाइडेड, ये बहुत फिक्स है, दिस इज फिक्स. अबाउट 20 क्वेश्चन, 20 क्वेश्चन हमें ज्योग्राफी से डायरेक्ट या इनडायरेक्ट वे में जरूर दिखते हैं. एंड वन हु इज एबल टू अंडरस्टैंड द इंट्रिकेट कॉन्सेप्ट ऑफ ज्योग्राफी कैन इजीली पिक द राइट आंसर इन प्रीलिम्स एग्जामिनेशन. तो बहुत बड़ा एज देता है जीएस में डायरेक्ट. इसी तरह से जीएस के पेपर में इनडायरेक्ट देखो तो जब किसी प्लेस की बात होती है, किसी लोकेशन की बात होती है, तो हियर ज्योग्राफी गिव्स यू अंडरस्टैंडिंग अबाउट द लोकेशन. कहाँ हो सकता है, अननोन लोकेशन को भी आप गेस करते हो ज्योग्राफी के बेसिस पर. आते हैं मेंस के पॉइंट ऑफ व्यू से, तो ज्योग्राफी एक ऐसा एरिया है दैट ओवरलैप्स टू जीएस अबाउट 70%. 70% जीएस का एरिया इसमें ओवरलैप करता है. कैसे? तो आप जीएस पेपर 1 में देखते हो तो यहां पर जो हमें जीएस पेपर 1 का सिलेबस देखें तो सीधा सीधा यहां पर ज्योग्राफी लिखा हुआ है और अंडरस्टैंडिंग ऑफ द वर्ल्ड एंड इंडियन ज्योग्राफी इज मेंशन्ड हियर डायरेक्टली इन द सिलेबस. तो वो डिटेल लिखा हुआ है. जबकि जीएस पेपर 2 में जो हमारा सेक्शन आता है इंटरनेशनल रिलेशन का, यू नो इंटरनेशनल रिलेशन इज पार्ट ऑफ ज्योग्राफी. जब ह्यूमन ज्योग्राफी पढ़ते हैं तो वहां पर बहुत सारे स्कॉलर जैसे मैकाइंडर है, स्पाइकमैन है, इवन यहीं पर हम जो कुछ इंसिडेंट उस समय हो रहे थे उसको भी पढ़ते हैं. अगेन, अगर इंटरनेशनल रिलेशन को समझना है तो थोड़ा ज्योग्राफिकल लोकेशंस को भी जानना पड़ेगा. यू नो जियो पॉलिटिक्स, द पॉलिटिक्स कैरीड आउट ऑन द बेसिस ऑफ द अंडरस्टैंडिंग ऑफ द ज्योग्राफी इज कॉल्ड जियो पॉलिटिक्स. तो दुनिया भर में आज जैसे ईरान पे अटैक हो रहा है, क्यों हो रहा है? बिकॉज ऑफ तो पेट्रोलियम मिलेगा, उस एरिया में अमेरिका का इंफ्लुएंस होगा. अगर अमेरिका का वहां इंफ्लुएंस होता है तो अमेरिका कैन इजीली इन्फ्लुएंस अदर कंट्रीज लाइक इराक है, बाकी चीजों पर भी उसका नियंत्रण होगा, तो वो डोमिनेंस कर सकता है. आईआर पार्ट 3 में जाते हैं तो यहां पर हमें डिजास्टर मैनेजमेंट एंड एनवायरमेंट इकोलॉजी के सेक्शन दिखाई पड़ते हैं. अब डिजास्टर मैनेजमेंट और एनवायरमेंट इकोलॉजी is the we can say the outcome of understanding of the geography है. डिजास्टर मतलब मान लो फ्लड आ रहे हैं, वॉल्केनिज्म दिख रहा है, साइक्लोन दिख रहा है, तो इफ वी आर एबल टू अंडरस्टैंड द wrath और इंटेंसिटी ऑफ द साइक्लोन वी में पास सम सजेशन, दैट इज क्वाइट ऑब्वियस. तो ये पूरा इस पर बेस होता है. वाइल पेपर 4 में ज्योग्राफी की अंडरस्टैंडिंग से आप केस स्टडी को बहुत अच्छे से सॉल्व कर सकते हो. तो दिस इज द रोल प्लेड बाय ज्योग्राफी इन योर जनरल स्टडी पेपर. व्हाइल इन एसे, अ ज्योग्राफिकल एसे लाइक द क्राइसिस ड्यूरिंग द फ्लड, ऐसे टॉपिक्स को आप अच्छे से हैंडल कर पाते हो. तो जीएस में अबाउट 70% एरिया इज
डायरेक्टली और इनडायरेक्टली कवर्ड बाय द ऑप्शनल ज्योग्राफी। अब आते हैं थोड़ा अलग, अबाउट ज्योग्राफी ऑप्शनल। अबाउट ज्योग्राफी ऑप्शनल ये कैसा है और कैसे इसको प्रिपेयर करें। देखो, जनरल परसेप्शन क्या है ज्योग्राफी के बारे में, तो अगर किसी से पूछो तो लोग कहेंगे यार ज्योग्राफी का सिलेबस बहुत बड़ा है, सारा कुछ पढ़ना पड़ेगा। इट इज नॉट ट्रू। अगर हम ज्योग्राफी को थोड़ा साइंटिफिक देखें तो ये बहुत कम समय में तैयार हो जाता है। रीजन भी इसके बहुत सारे टॉपिक जो हैं वो ओवरलैप करते हैं, और बड़ा प्रिसाइसली अगर इसको देखें तो लगभग 2 से 3 महीने में हम पूरी ज्योग्राफी को प्रिपेयर कर सकते हैं। लेट अस चेक द सिलेबस एंड यू विल गेट द आइडिया। क्योंकि जिस तरह के क्वेश्चन के पैटर्न आ रहे हैं वहां पर हमें बहुत ज्यादा इन डेप्थ एनालिसिस की जरूरत नहीं है, बहुत डायमेंशंस आप खुद भी लिख सकते हो। देखो, यहां समझना है दिस इज नॉट द प्रीलिम्स एग्जामिनेशन, ये प्रीलिम्स का एग्जाम नहीं है। तो प्रीलिम्स के एग्जाम में हमें क्या करना होता है, मस्ट मार्क माई पॉइंट, कि देखो जब प्रीलिम्स की बात करते हैं तो यहां पर आपसे कोई दूसरा क्वेश्चन पूछता है और एरिया बहुत डाइवर्स हो सकता है। वाइल आप मेंस की बात करते हो तो आपको आंसर देना होता है, तो एरिया मस्ट बी कॉन्फाइंड टू योर अंडरस्टैंडिंग, लिमिटेड टू योर अंडरस्टैंडिंग। तो जितनी आपकी समझ होगी आप उतना ही बताते हो, और समझ कितनी होनी चाहिए, तो दैट इज जस्ट अबाउट फॉर 200 और 250 वर्ड्स, उतना ही लिखना है हमें। तो आज ज्योग्राफी को अगर देखें तो इस तरह का वास्ट सब्जेक्ट नहीं है, बल्कि हम इसको नैरो बना सकते हैं, समराइज कर सकते हैं। थोड़ा एक बार सिलेबस समझ लें, फिर मैं बताऊंगा और चीजें कैसे हैं। कि देखो, ज्योग्राफी इज डिवाइडेड इनटू 2 पेपर, पेपर 1 एंड पेपर 2। पेपर 1 इन्वॉल्व्स द प्रिंसिपल ऑफ ज्योग्राफी एंड पेपर 2 इज इंडियन ज्योग्राफी, वो इंडिया का ज्योग्राफी है। पेपर 1 में जब जाते हैं हम लोग तो पेपर 1 में भी 2 पार्ट हैं, पार्ट ए एंड पार्ट बी। पार्ट ए स्टार्ट होता है फिजिकल ज्योग्राफी से। फिजिकल ज्योग्राफी is the area of geography that provide us understanding about the features of earth and about the relief on earth। कैसे बनती हैं चीजें, कैसा अर्थ के ऊपर फीचर है, फिजिकल फीचर्स के बारे में ये बताता है। नाउ कम टू द वेरी फर्स्ट यूनिट, दैट इज जियोमॉर्फोलॉजी। अब देखो, जियोमॉर्फोलॉजी बस 3 चीजें पढ़नी है, जियोमॉर्फोलॉजी, क्लाइमेटोलॉजी, ओशियनोग्राफी एंड बायोज्योग्राफी एंड एनवायरमेंट इकोलॉजी। बस 3 चीजें देखनी है और वो बड़ा आसान है। देखो क्या है, इफ वी मे चेक द स्कोप ऑफ द ज्योग्राफी यू मे इजिली आइडेंटिफाई। क्या करें, ज्योग्राफी क्या है, तो ज्योग्राफी के पेपर 1 में हम 3 चीजें ही पढ़ते हैं। लैंड को पढ़ते हैं, मतलब लैंड के फॉर्म्स को जियोमॉर्फोलॉजी में, उसके बाद एयर को पढ़ते हैं क्लाइमेटोलॉजी में, और उसके बाद वाटर, ये पूरा पढ़ा जा रहा है हमारे ओशियनोग्राफी में। और लैंड, वाटर और एयर जहां होंगे वहां बायोडाइवर्सिटी एग्जिस्ट करेगी, तो वो बायोडाइवर्सिटी पढ़ते हैं हम लोग 3rd और 4th और 5th यूनिट में। कुल मिला के आपको 3 ही चीजें पढ़नी, 4 ही चीजें पढ़नी है ज्योग्राफी ऑप्शनल में। वेरी फर्स्ट अबाउट लैंड, सेकेंड वन इज अबाउट एयर, थर्ड वन इज अबाउट वाटर एंड फोर्थ वन इज अबाउट बायोडाइवर्सिटी। अगर ये चीजें तैयार हैं तो कुल मिला के हमारा फिजिकल ज्योग्राफी प्रिपेयर हो जाता है। अब सबसे पहले आया लैंड। तो लैंड कैसे कैसे हो सकते हैं, जमीन कैसा हो सकता है, कोई उबर खाबर हो सकता है, मतलब रग्ड हो सकते हैं, कुछ प्लेन हो सकता है, कुछ जो है वो पठार प्लेटू हो सकते हैं। अब इन्हीं चीजों के बारे में पहला टॉपिक बता रहा है कि ये कैसे बनते हैं। यू कैन अंडरस्टैंड इजीली कि जब अंदर से इंटरनल फोर्सेस एक्टिव होंगे तो कुल मिला के माउंटेन का फॉर्मेशन हो जाएगा। धीरे धीरे माउंटेन या फिर प्लेटू भी अंदर से वोल्केनिक इरप्शन से बनते हैं। लाइक डेक्कन प्लेटू वाज रिजल्ट ऑफ द अपवेलिंग ऑफ मैग्मा, बहुत पहले हुआ। अब यही प्लेटू घिसते घिसते एक दिन प्लेन बन जाएगा। तो दीज आर डिफरेंट वेराइटी ऑफ लैंड फॉर्म, और बड़े आराम से हम लोग इसको समझ सकते हैं, बता सकते हैं। पहला चैप्टर कहता है कि फैक्टर्स कंट्रोलिंग लैंड फॉर्म डेवलपमेंट, कौन कौन से फैक्टर कंट्रोल करते हैं। तो देखो बहुत सारे फैक्टर हैं, वी में से कि बहुत सारे लाइक एंडोजेनिक फैक्टर्स हैं जो धरती के अंदर से आते हैं, लाइक अपने वॉल्केनिज्म है, अगर वॉल्केनो ज्यादा होगा तो एक्टिविटी ज्यादा होगी। क्लाइमेट है, क्लाइमेट इज अनदर फैक्टर, क्लाइमेट डिसाइड्स द रीसेपिंग ऑफ लैंड फॉर्म। अगर क्लाइमेट में कहीं पर
अल्टरनेट ड्राई और वेट क्लाइमेट है तो वहां पर अलग चेंजेस दिखाई पड़ेंगे। बायोडाइवर्सिटी, फ्लोरा एंड फना, अगर पेड़ पौधे ज्यादा हैं तो वहां पर विदरिंग इरोजन ज्यादा होगा। तो इस तरह से पहला चैप्टर लैंड फॉर्म है, एक्सोजेनिक एंड एंडोजेनिक फोर्सेस। अब आसान है कि धरती पे दो तरह के फोर्सेस काम कर रहे हैं, वन इज कमिंग beneath the surface and one is coming over the surface। जो नीचे से आ रहा है that is एंडोजेनिक, जो ऊपर से आ रहा है एक्सोजेनिक। अब इसी में बहुत सारे टाइप थोड़े थोड़े देखने होते हैं। ओरिजिन एंड इवोल्यूशन ऑफ अर्थ क्रस्ट, अर्थ का क्रस्ट कैसे बना है। तो देखो ये तो एनसीईआरटी पढ़ते हैं उसी समय पता चलता है कि अर्थ क्रस्ट इवॉल्व ओवर द मिलियंस ऑफ ईयर। लगभग इसमें हम बनने में, अर्थ क्रस्ट को बनने में 6 बिलियन साल लग गए हैं। 6 बिलियन साल के पूरे हिस्ट्री में हम देखते हैं कि क्या क्या हुआ। सबसे पहले अर्थ भी एक तरह का गैस था, धीरे धीरे गैस ठंडा हुआ है। उसके बाद एक्रेशन का फेज हुआ जिसको कहा गया। उसके बाद डिफरेंशिएशन के फेज आए, बहुत सारे मटेरियल इधर उधर हो गए, जो हैवी मेटल्स थे वो नीचे चले गए, या प्लानिट का कोलिजन हुआ, धीरे धीरे चीजें हुई हैं। तो बहुत आसान है ये सब कॉन्सेप्ट। अगेन जियो मैग्नेटिज्म, मतलब हमारा जो अर्थ है वो एक बहुत बड़ा मैग्नेट है, हर एक चीज को ये अट्रैक्ट करता है। और जो अपना इंटीरियर, अपना जो आउटर कोर है दैट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर मैग्नेटिज्म, उसी के बिहेवियर को वो कैसे चेंज हो रहा है। फिजिकल कंडीशंस ऑफ अर्थ इंटीरियर, धरती के नीचे सबने पर रखा है, सियाल, सीमा, नीफे 3 होते हैं। क्रस्ट, मेंटल कोर। अब क्रस्ट को देखो तो क्रस्ट क्या है, दैट इज डिवाइडेड इनटू अपर क्रस्ट एंड लोअर क्रस्ट। अपर क्रस्ट इज क्वाइट लेस डेंसर while lower crust is more denser in between the crust conard discontinuity found। ऊपर वाला क्रस्ट जो है वो अलग मटेरियल से बना है और नीचे वाला अलग, तो वही चीजें हैं सब। फिजिकल कंडीशंस। नेक्स्ट जियोसिंक्लाइन। तो जियोसिंक्लाइन थ्योरी क्या थी, इट वाज आउटडेटेड थ्योरी। वंस प्रपोज्ड दैट लॉन्ग एंड नैरो डिप्रेशन फिल्ड विथ वाटर एग्जिस्ट अराउंड द वर्ल्ड। पूरी दुनिया में ऐसे पतले पतले नाली जैसे सकरे, पानी वाले छिछले गड्ढे मिल रहे थे, और जब इन्हीं पर दोनों तरफ से लैंड फॉर्म में प्रेशर दिया तो इसी से फॉर्मेशन हुआ माउंटेन का। तो दिस वाज द कॉन्सेप्ट डेवलप्ड ड्यूरिंग अर्ली 20th century। कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट, यू नो वेरी वेल, अल्फ्रेड वैगनर proposed the theory of continental drift। He assumed that once all the continents were united together in form of Pangea, thereafter under the influence of the gravitational force of sun and moon and the rotation of earth, it was disintegrated and later came into the form of the different continent। तो यही पूरा प्लेट टेक्टोनिक। आइसोस्टैसी, आइसोस्टैसी इज द मैकेनिकल बैलेंस बिटवीन the uplifted part like Himalayan mountain and the trenches like suppose Mariana Trench, इसी के बीच में अर्थ पे कैसे बैलेंस रहता है। तो ये भी थ्योरी तब आई जब 1850s में बहुत ज्यादा रिसर्च हो रहा था इस बात को लेके कि आखिर क्यों माउंटेन के ग्रेविटेशनल फोर्स कम है। सेवरल रिसर्च कंडक्टेड near Himalaya, Andes, Alps, and scientists came to know the constituent of earth is quite different। वही था पूरा आइसोस्टैसी, प्लेट टेक्टोनिक। You know, during 1960s it was unfolded that earth crust is composed of several solid and rigid slab and our continent and ocean are located on that slab। और इसी slab के मूवमेंट से हम देखते हैं कि फॉर्मेशन ऑफ कॉन्टिनेंट, माउंटेन्स and even the occurrence of volcano and the earthquake occurs। इसी तरह से recent view on mountain building, तो प्लेट टेक्टोनिक के बेस पर ये चलेगा पूरा। वॉल्केनो सिटी, अर्थक्वेक, सुनामी, ये सारे जो टॉपिक आप देख रहे हो दीज आर पार्ट ऑफ जनरल स्टडी। ये सब जनरल स्टडी है। अगर आपने इसको नहीं पढ़ा तो यू विल नॉट बी एबल टू सॉल्व इवन द जीएस पेपर। जीएस पेपर में भी मार्क्स नहीं आएंगे। तो लगभग सारे यहीं पे दिखाई पड़ते हैं। आते हैं दूसरे चैप्टर की ओर, दैट इज क्लाइमेटोलॉजी। तो व्हाट आई सेड अर्लियर, क्लाइमेटोलॉजी इज द ब्रांच ऑफ ज्योग्राफी एक्सप्लेन्स द नेचर ऑफ आवर एटमॉस्फेयर, नेचर एंड द फेनोमेना ऑफ एटमॉस्फेयर, पूरी चीजों को बताता है। अब देखो क्लाइमेटोलॉजी क्या है, तो इसमें एयर के मूवमेंट को पढ़ना है। एयर आर बेसिकली द फिजिकल सब्सटेंसेस
ये फिजिकल सब्सटेंस होते हैं, इनका अपना वेट होता है। तो जहाँ पे ज्यादा एयर होता है वहाँ पे हाई प्रेशर बनते हैं, जहाँ कम एयर होता है वहाँ पे लो प्रेशर का फॉर्मेशन होता है। और जब प्रेशर के डिफरेंस अलग अलग होंगे तो एयर स्टार्ट्स मूविंग फ्रॉम हाई प्रेशर टू लो प्रेशर, दिस वे फॉर्मेशन ऑफ विंड टेक्स प्लेस। तो यहीं पर प्रेशर बेल्ट और टेम्परेचर के बारे में, एटमॉस्फेरिक सर्कुलेशन के बारे में पढ़ना है। एंड दैट इज क्वाइट ऑब्वियस, ये तो सभी बच्चों को जीएस में पढ़ना होता है। टेम्परेचर, अनदर एस्पेक्ट ऑफ एटमॉस्फेयर। टेम्परेचर इज द हीट फाउंड इन द एयर। तो एयर के गर्म होने को ही टेम्परेचर या उसके हीट को ही टेम्परेचर कहा गया। अब बात आई कि टेम्परेचर क्या करता है। देखो, किसी भी चीज को आप गर्म करोगे, लाइक आई स्टार्ट्स वार्मिंग अप दिस पेन, दिस में स्टार्ट मेल्टिंग डाउन, पिघल जाएगा। पिघलेगा तो फिर इसका शेप चेंज, साइड चेंज, सब कुछ हो जाएगा। सिमिलरली एयर टेंड्स टू बिहेव, एयर में भी ये चीजें होती है। जैसे ही वो गर्म होता है वो फ्लोट करने लगता है, एक्सपेंड करता है, हल्का होता है और चीजें अलग दिखाई पड़ती हैं। तो ये पूरे कंडीशंस वही हैं। प्लानेटरी एंड लोकल विंड, देखो द सिस्टम ऑफ विंड कवर्स द इंटायर अर्थ इज कॉल्ड प्लानेटरी विंड। और प्लानेटरी विंड कौन कौन से हैं? ये तो तीन ही होते हैं मेनली, एक और चार जोड़ा जाता है, दैट इज वेस्टर्ली, ट्रेड विंड एंड आवर पोलर विंड। लोकल विंड, लोकल विंड आर दोज influencing the very limited area. Local wind, monsoon and jet stream. Monsoon is the system of wind features characterized by seasonal reversal of wind. वहां पे seasonal reversal होगा और वही feature है jet stream, air masses, chamber of air. तो ये सारे वेदर एंड क्लाइमेट, कोपेन एंड त्रिवार्था क्लासिफिकेशन, हाइड्रोलॉजिकल साइकिल, ये जितने आप देख रहे हो, दीज आर पार्ट ऑफ जनरल स्टडी। फिर से पूरा क्लाइमेटोलॉजी। ओशियनोग्राफी, नाउ कम टू ओशियनोग्राफी मींस द एक्सप्लेनेशन ऑफ द ओशियन। अब अगर इसको आप देखते हो तो इसमें क्या दिख रहा है? बॉटम टोपोग्राफी ऑफ डिफरेंट ओशियन। भाई ये तो अब जीएस में पूछ रहे हैं सब, लास्ट ईयर ही पूछा गया है कि भाई अटलांटिक ओशियन टोपोग्राफी या फिर जो अपने इंडियन ओशियन टोपोग्राफी है। तो हमारा जो ओशियन दिखता ऊपर से प्लेन है, लाइक सपोज ये देखो आप, कि जब हम ओशियन को देखते हैं तो ओशियन ऊपर से तो नहीं दिखता है कुछ चेंजेस उसमें, बट यू नो वेराइटी ऑफ लैंडफॉल एग्जिस्ट फाउंड बिलो द वाटर ऑफ ओशियन। ये अगर ओशियन का पानी ले ले तो नीचे बहुत सारे गड्ढे मिलेंगे, बहुत सारा एलिवेटेड पार्ट मिलेगा। दीज आर कॉल्ड ओशियन बॉटम टोपोग्राफी। और इसमें बहुत सारी चीजें होती हैं, यू नो ridges are there, even the dips are there, continental shelves are there, continental slopes are there। तो इन्हीं चीजों को यहाँ पे रखना है। टेम्परेचर एंड सैलिनिटी, that is part of general study। temperature of water, you know very well, temperature of water determines the life in ocean। अगर पानी ज्यादा गर्म हो गया तो सब मर जाएंगे। इसी तरह से temperature determines द सर्कुलेशन ऑफ वाटर। तो बहुत सारी चीजें यहाँ पे है। हीट एंड साल्ट बजट, ओशियन डिपोजिट, ओशियन डिपोजिट आर अनसॉर्टेड डिपोजिट फाउंड ऑन द फ्लोर। तो ये सारे वेव्स, करेंट्स, ये सारे के सारे हम देखते हैं कि दीज आर पार्ट ऑफ आवर जनरल स्टडी। तो 3 चैप्टर तो आपको अलग से करना ही नहीं है, ये सब कर लिया, इसका मतलब आप जीएस पढ़ रहे हो पेपर 1 के लिए। व्हाट अबाउट बायोज्योग्राफी? तो बायोज्योग्राफी इज द ब्रांच ऑफ ज्योग्राफी दैट एक्सप्लेन्स द बायोटिक डाइवर्सिटी फाउंड ऑन अर्थ। तो जो भी बायोटिक, लाइक सपोज इन्फ्लुएंसिंग वर्ल्ड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्लांट एंड एनिमल, प्रॉब्लम ऑफ फॉरेस्ट कंजर्वेशन, फॉरेस्ट्री, ये सारी चीजें, जेनेसिस ऑफ सॉइल, क्लासिफिकेशन ऑफ सॉइल। तो कुल मिला के ये बेसिक टॉपिक बनते हैं इन्वायरमेंटल ज्योग्राफी। अब ह्यूमन इकोलॉजिकल एडॉप्टेशन, कैसे ह्यूमन ने इकोलॉजी को एडॉप्ट किया, यू नो वेरी वेल। इन the desert like Saudi Arabia, UAE now adopting the climate with modern technology। तो कैसे टेक्नोलॉजी चेंज हो रही है, रीजनल इकोलॉजिकल चैलेंज है यहाँ पे। अब अगला जो पार्ट है ह्यूमन ज्योग्राफी। तो ह्यूमन ज्योग्राफी में आधे पार्ट नए होंगे, सम पार्ट विल बी न्यू फॉर यू बट सम पार्ट आर क्वाइट ओवरलैपिंग, जैसे एरियल डिफरेंशिएशन एंड रीजनल सिंथेसिस। देखो एरियल डिफरेंशिएशन कहता है कि हर प्लेस अपने से अलग होता है। इंडिया इज क्वाइट डिफरेंट फ्रॉम यूएस। क्यों डिफरेंट है? क्योंकि इसका लॉन्गिट्यूडनल लैटिट्यूडनल एक्सटेंट अलग है, ओशियन की जो इसकी कनेक्टिविटी है वो अलग है, क्लाइमेट अलग हो जाता है, इवन
टेम्परेचर अलग एक्सपीरियंस करता है, वो सारी चीजें एरियल डिफरेंशिएशन उसी बेस पे है। रीजनल सिंथेसिस सभी चीजों को जोड़ के जो सिंथेसाइज करेंगे। इसी तरह से डाइकोटॉमी एंड डुअलिज्म, ये एक ऐसा ज्योग्राफी में डिबेट हुआ जब स्कॉलर्स आए और उन्होंने कहा कि ज्योग्राफी इज मेनली द स्टडी ऑफ फिजिकल एस्पेक्ट। ये पुराना एक जो उसके स्कॉलर थे, फादर ऑफ ज्योग्राफी यू नो वेरी वेल, दैट इज अलेक्जेंडर वान हम्बोल्ट। उन्होंने कहा कि भाई इसको ऐसा समझो कि ये ज्योग्राफी केवल फिजिकल ज्योग्राफी है। लेकिन बाद में क्या होता है, यू नो, रिटजल के फ्रेडरिक रिटजल, उन्होंने कहा नहीं, ह्यूमन ज्योग्राफी पढ़ेंगे, क्योंकि ह्यूमन ज्योग्राफी ही तो हमको समझ देगा कि लैंड रिलीफ और ह्यूमन का क्या रिलेशन है। तो इस तरह से डुअलिज्म आया। फिर इन्वायरमेंटलिज्म आ गए, जिसमें लोगों ने कहा कि वी शैल प्रोटेक्ट आवर इन्वायरमेंट। बाद में चलकर हम देखते हैं नियो इन्वायरमेंटलिज्म आता है, जिसको ग्रिफिथ टेलर कहते हैं, गुड स्टॉप एंड गो। फिर क्वांटिटेटिव रिवोल्यूशन, दैट वाज द मैथोडोलॉजिकल चेंज इन ज्योग्राफी based upon understanding of mathematics, statics and the information and communication technology। फिर रेडिकल बिहेवियरल और ह्यूमन अप्रोच थोड़ा सा है। रेडिकल ने कहा कि ज्योग्राफर हैव सपोर्टेड द कैपिटलिस्ट अप्रोच सो दैट देयर इज एक्सप्लॉयटेशन ऑफ रिसोर्सेस। बिहेवियरल कहता है कि वी शैल अंडरस्टैंड द बिहेवियर ऑफ ह्यूमन, जबकि वेलफेयर कहता है ज्योग्राफर शुड कंट्रीब्यूट इन द वेल बीइंग ऑफ द सोसाइटी। कुल मिला के ये है इकोनॉमिक ज्योग्राफी, वर्ल्ड इकोनॉमिक डेवलपमेंट मेजरमेंट एंड प्रॉब्लम। देखो देयर इज द इम्बैलेंस इन वर्ल्ड इकोनॉमिक डेवलपमेंट, समवेयर यू मे फाउंड ज्यादा डेवलपमेंट है लाइक यूएसए, और बाकी में समवेयर लीस्ट डेवलप्ड कंट्री फाउंड लाइक इन अफ्रीका। ये सारी चीजें उसी से रिलेटेड है। पॉपुलेशन एंड सेटलमेंट, पॉपुलेशन नंबर ऑफ पीपुल है वर्ल्ड पॉपुलेशन में, इसमें क्या चीजें हैं वो है। तो इस तरह से रीजनल प्लानिंग है, मॉडल्स है। पूरा फर्स्ट पेपर का पार्ट बी आसान सा पार्ट है, बस इसको हमें एक एक टॉपिक पे फोकस करके चलना है। व्हाट अबाउट इंडियन ज्योग्राफी? तो इंडियन ज्योग्राफी इज नथिंग बट द अंडरस्टैंडिंग ऑफ इंडियाज फिजिकल एज वेल एज ह्यूमन ज्योग्राफी। तो इसके इंडिया के फिजिकल पर्वत पठार मैदान पढ़ लो और इसी का लैंड वाटर पढ़ लो, सारा कुछ क्लियर हो जाएगा। फिजिकल सेटिंग, अब इसमें इंडिया नेबरहुड कंट्री, स्ट्रक्चर रिलीफ है, फ्लड ड्रॉट है, रिसोर्सेस लैंड वाटर, एग्रीकल्चर, इंडस्ट्री, ट्रांसपोर्ट। अब यहां से इसका ह्यूमन ज्योग्राफी दिखता है। तो मोर और लेस इंडियन ज्योग्राफी इज नथिंग बट द अंडरस्टैंडिंग ऑफ द इंडियन एस्पेक्ट। ठीक है। अब कि आखिर इतने सारे, जैसे पंचायती राज वगैरह वैसे ही पढ़ते हैं, ये जीएस है पूरा, इसमें कुछ भी नहीं है जो ऐसा लगेगा आपको कि आप दूसरा कुछ पढ़ रहे हो। जैसे पॉलिटिकल एस्पेक्ट में देखो, क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म जैसे टॉपिक हैं, रोल ऑफ इंडियाज रोल इन वर्ल्ड अफेयर, जियो पॉलिटिक्स, आईआर तक इसमें इन्वॉल्व है। तो जो भी चीजें आप ज्योग्राफी में पढ़ोगे दैट विल हेल्प यू इन जनरल स्टडी। सीधी सी बात है कि आप ज्योग्राफी ऑप्शनल लेते हो तो 70% आपके सब्जेक्ट ऐसे ही क्लियर हो जाते हैं। अब व्हाट वी आर गिविंग यू, हम क्या दे रहे हैं आपको, चलते हैं बिल्कुल शुरू में। तो जैसा थंबनेल में दिख रहा है कि ये जो पूरा ज्योग्राफी है, इसका एक मेंटरशिप प्रोग्राम लॉन्च हुआ है इन वृंदा एकेडमी पे। ठीक है, वृंदा एकेडमी पे मेंटरशिप प्रोग्राम है ये, वृंदा एकेडमी। वृंदा एकेडमी इज द नेम ऑफ माय एकेडमी। और यहाँ पर क्या हो रहा है, तो देखो ज्योग्राफी पढ़ने और लिखने यहाँ पे थोड़ा अलग चीजें चलेंगे हम लोग। यहाँ आपको इनेबल बनाया जाएगा ताकि आप चीजों को बड़े आराम से लिख पाओ, क्योंकि मेंस एग्जैक्टली हमें पीएचडी तो करना नहीं है, थेसिस देना नहीं है। आपको ये समझना है कि हमें आंसर लिखने के कंडीशंस में और अच्छा आंसर लिखना है, और ये काम हमें करना है। अब हम अच्छा आंसर कैसे लिखेंगे? तो देखो, आप अच्छा आंसर तब लिखोगे जब आप हर एक टॉपिक पे प्रैक्टिस कर चुके हो आंसर राइटिंग का। आंसर राइटिंग प्रैक्टिस आपकी हो चुकी है ऑन ईच टॉपिक। अब क्वेश्चन ये है कि हाउ कैन यू राइट आंसर? तो इसके लिए आपको चाहिए क्लासेस। ठीक है, और आपने अच्छा लिखा या नहीं लिखा ये डिपेंड करेगा इवैल्यूएशन पे। तो यहाँ पर जो मेंटरशिप प्रोग्राम दिया जा रहा है ये बहुत डिटेल होगा। हियर कैसे चलेंगे हम लोग, तो एक पूरा इसका आपको एक ब्रेकअप जो है वो डिटेल क्लास के जो है वो रूटीन आपके साथ शेयर हो जाएंगे। क्लास रूटीन
क्लास रूटीन शेयर हो जाएंगे। और जैसा मान लो हमने फर्स्ट वीक देखा, तो देयर विल बी क्लास ऑन पेपर वन से स्टार्ट करेंगे। फिजिकल ज्योग्राफी पे पहला टेस्ट होगा, टॉपिक वाइज टेस्ट चलेगा। इस टेस्ट का डेट आपको पहले बता दिया जाएगा कि टेस्ट विल बी ऑर्गेनाइज ऑन नेक्स्ट संडे को टेस्ट होगा। इस बीच में आपको फिजिकल ज्योग्राफी के लगभग 10 से 15 क्लासेस अवेलेबल करवाए जाएंगे, और इन दैट क्लास यू विल गेट द डिटेल एनालिसिस विथ पीडीएफ नोट्स ऑन दीज टॉपिक। अब जैसे ही सारा एनालिसिस हो गया, क्लास कर लिया आपने, संडे को आप टेस्ट देंगे। अगेन देयर आफ्टर देयर विल बी डिस्कशन विथ यू, ऑनलाइन और ऑफलाइन डिस्कशन, और वहां पर आपके कमियों को बताया जाएगा कैसे आंसर और बेहतर कर सकते थे। तो इस तरह से फिर उसके बाद आप इंप्रूव करोगे। अगली टेस्ट में फिर नेक्स्ट टॉपिक पे होगा, फिर से उसके 8-10 दिन के क्लास मिलेंगे, नेक्स्ट डे फिर से उस पर डिस्कशन होगा। तो इस तरह से एक डिटेल हम लोग पैटर्न बना के चल रहे हैं, और ये पूरी क्लासेस जो होगी वो ऑनलाइन ऑफलाइन दोनों मोड पे हैं। दैट इज मेंटरशिप प्रोग्राम, और बहुत अफोर्डेबल प्राइस पे ये मेंटरशिप प्रोग्राम अवेलेबल है। आप कमेंट बॉक्स में या डिस्क्रिप्शन में जो नंबर दिया हुआ है उस पर कॉल करके ज्योग्राफी ऑप्शनल मेंटरशिप प्रोग्राम के बारे में जान सकते हो। दिस विल नॉट किल योर टाइम। जो क्लास में 6-6 घंटे की क्लास हो रही है उतना टाइम नहीं लगेगा। यू विल कवर दिस सब्जेक्ट विद इन 3 to 4 मंथ, 4 महीने में पूरी ज्योग्राफी खत्म हो जाएगी, और डेफिनेटली यू विल फेच गुड स्कोर। बहुत सारे बच्चे ओडिशा पब्लिक सर्विस कमीशन और बाकी जगहों पे सेलेक्ट हुए हैं अंडर माय गाइडेंस। सो ये एक अच्छा प्रोडक्टिव तरीका होता है, काम साथ में करना है। आपकी कमियों को विथ मॉडल आंसर आई विल सजेस्ट यू, गाइड यू हाउ टू फेच गुड मार्क्स। तो दिस इज द वे यू कैन हैंडल योर ऑप्शनल। ऐसे ही करना है, और अच्छे से इवन द प्रोफेशनल्स जो अभी कहीं और भी काम कर रहे हैं, दे मे ज्वाइन दिस सेशन फॉर ऑप्शनल पेपर, दैट इज फॉर ऑल स्टूडेंट। So with this word, I am concluding my session. I am hoping I have explained all the characteristics of the geography. So think about that. इसके बारे में सोचिए, और अगर ज्योग्राफी ऑप्शनल लेना है तो इस पर आप सोच सकते हो। अच्छा ऑप्शनल है, और कुल मिलाकर सेफ ऑप्शनल है। मार्क्स इसमें एवरग्रीन सब्जेक्ट है तो अच्छे आते ही रहते हैं। ठीक है, तो ऑल द बेस्ट ऑल ऑफ यू।